सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स, जिसके अंतर्गत यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, इन सब से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन विगत आए हुए एग्जाम में और आगे आने की संभावना के साथ हम ये बुक आपको करवा रहे हैं। बुक का नाम है यूथ कंपटीशन टाइम्स। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7878223908 से संपर्क करके ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं, ग्रामीण भाषा को कहते हैं, परिनिष्ठ भाषा को कहते हैं, कृत्रिम भाषा को कहते हैं। तो जो आपकी टकसाली भाषा है वो संस्कृत निष्ठ भाषा होती है, उसको टकसाली भाषा कहा जाता है। देखिए, संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि किसकी है? हिंदी की। जो देवनागरी लिपि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात। तो आपके गुजरात में इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ है। किसका? देवनागरी लिपि का। व्याख्या है इसकी, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ है। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं-8वीं शताब्दी में एक शिलालेख में मिलता है। ठीक है, कब मिलता है? 7वीं-8वीं शताब्दी में गुजरात के राजा रहे हैं जयभट्ट, इनके एक शिलालेख में मिलती है क्या? देवनागरी लिपि। कहाँ पे? गुजरात में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित जो लिपि सुधार परिषद है उसकी बैठक कब हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो 28-29 नवंबर 1953 को हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वीडी जत्ती ने। आपसे क्वेश्चन पूछा है कहाँ पे बनी थी ये? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित की गई थी एक लिपि सुधार परिषद। इसकी बैठक कब हुई थी? तो 28-29 नवंबर 1953 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता के बारे में पूछा है तो इसकी अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिपि सुधार परिषद, क्लास का मतलब ये होना चाहिए कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित थी एक समिति, क्या नाम था? लिपि सुधार परिषद। इसकी बैठक कब हुई थी? 28-29 नवंबर 1953 को। अध्यक्षता किसने की थी? तो तत्कालीन उस टाइम पे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा है हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कौन है? किशोरीदास वाजपेयी जी। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी जी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हिंदी शब्दानुशासन सन 1957 में ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किशोरीदास वाजपेयी ने जो हिंदी शब्दानुशासन है ये कब रचा था? तो सन 1957 को रचा था। 1920 में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। 1920 में कामता प्रसाद जी के द्वारा प्रकाशित है क्या? हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। किसके द्वारा प्रकाशित है? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। पंडित किशोरीदास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से संवलित हिंदी का व्याकरण है। ठीक है, ब्रजभाषा का व्याकरण सन 1943 ईस्वी में, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण सन 1949 वाजपेयी जी के अन्य व्याकरण ग्रंथ हैं। देखिए, अन्य भी पूछे जा सकते हैं, आपसे क्रम लगाओ में या फिर इनके सन के हिसाब से।
पूछा जा सकता है। तो ब्रज भाषा का व्याकरण ये सन 1943 का है। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण ये सन 1949 का है। ये वाजपेयी जी के अन्य ग्रंथ, किसके? किशोरीदास वाजपेयी जी के। देखिए, किशोरीदास वाजपेयी जी के जो आपका ब्रज भाषा का व्याकरण है वो सन 1943 का है। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 का और हिंदी शब्दानुशासन सन 1957 का है। वाजपेयी जी के अन्य व्याकरण ग्रंथ हैं ये। हेमचंद्र का शब्दानुशासन व्याकरण रचना पर आधारित है। क्या है? जो हेमचंद्र जी का जो शब्दानुशासन है ये भी किस पर है? व्याकरण रचना पर आधारित है। कंफ्यूज करने वाले हैं, ये याद रखेंगे। शब्दानुशासन अकेला किसका है? तो हेमचंद्र जी का। हिंदी शब्दानुशासन किसका है? तो ये किशोरीदास वाजपेयी जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? आपसे पूछा है जो ग्रिम नियम है ये इनका संबंध किससे है? तो ये स्वनिम विज्ञान से है। स्वनिम विज्ञान में खंडे और खंडेतर दो ध्वनि होती है। क्या है? एक तो खंडे और एक होता है खंडेतर। आपसे पूछा जाए कि स्वनिम कितने भाग के, कितने प्रकार के हैं? तो स्वनिम विज्ञान में स्वनिम है वो दो प्रकार के हैं, एक खंडे हैं और एक खंडेतर है। देखिए, ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से। ठीक है, इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रिम हैं। कौन है? जो ध्वनि विज्ञान से संबंधित हैं। ग्रिम नियम, इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? ये रहे हैं जर्मन भाषा के विद्वान रहे हैं याकोब ग्रिम। यह 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया था। कब? 1822 में। इस नियम का संबंध भारोपीय परिवार से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रिम नियम बलाघात पर आधारित है। बलाघात पर आधारित क्या है? ग्रिम नियम। अगला क्वेश्चन है, भाषाओं की पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। भाषाओं की जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास और अर्थ। तो जो भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण है वो कौन सा आधार है? वो है इतिहास। क्या है? इतिहास पर आधारित है। देखिए, भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण विश्व की भाषाओं के परिवारों में बांटा जाता है। इसका मुख्य आधार इतिहासबद्ध होता है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा रही है। विश्व के भाषा परिवार कौन कौन से हैं? भारोपीय परिवार जिसमें भारत और यूरोपीय आते हैं, द्रविड़ परिवार, काकेसी परिवार, चीनी या एकाक्षरी परिवार, बुरुस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, सामी हामी परिवार, काकेशियन परिवार, बुशमैन परिवार इत्यादि प्रमुख हैं। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी जो भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं, विश्व के जो भाषा परिवार में जो भारोपीय परिवार की जो 12 भाषाएं हैं, इसकी छोटी सी ट्रिक मैंने अपने इसमें यूट्यूब में शॉर्ट्स में डाली हुई है। आप उसके माध्यम से आप इनके जो शॉर्ट्स के हिसाब से आप इनको ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं, सभी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपसे पूछा है जो हरियाणवी जिसको बांगरू कहा था, किसने? ग्रियर्सन साहब ने हरियाणवी को बांगरू कहा था। ये पश्चिमोत्तर सोरसेनी अपभ्रंश की से विकसित बोली है। ठीक है, हरियाणवी और बांगरू किससे है? पश्चिमोत्तरी सोरसेनी अपभ्रंश से है। अर्धमागधी से कौन सी है? पूर्वी हिंदी। मागधी से कौन सी है? बिहारी हिंदी। और नागरी अपभ्रंश से आपकी जो नागरी अपभ्रंश से कोई हिंदी का कोई भी इससे मतलब नहीं है, नागरी अपभ्रंश नहीं है। ठीक है, देखिए, हरियाणवी या बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोली है जिसका विकास पश्चिमोत्तरी सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली हरियाणा व दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी? हरियाणवी या बांगरू। खड़ी बोली जिसे कोरवी कहा है और खड़ी बोली को कोरवी कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, जबकि अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी है जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आती हैं। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी है जिसके अंतर्गत आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। ठीक है, ग्वालियर की बोली कौन सी है? ग्वालियर की बोली पूछा आपसे।
बुंदेली है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी। तो ग्वालियर की बोली बताना है आपको कौन सी है, तो बुंदेली है। देखिए ग्वालियर, झांसी, ये एमपी मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो क्षेत्र है जहाँ पे झांसी की रानी से रिलेटेड रहे हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड रहे हैं ग्वालियर और झांसी। यहाँ पे बोली जाएगी बुंदेली, क्योंकि आपने जब आप 5th 6th में होंगे तो आपने कविता पढ़ी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से आपने कविता सुनी होगी और उसी के माध्यम से आता है आपका ग्वालियर और झांसी। यहाँ पे बोली जाती है आपकी बुंदेली। ग्वालियर, जो ग्वालियर है उसकी बोली बुंदेली है। इसके अलावा यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा और मध्य प्रदेश के ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और भोपाल में बोली जाती है। बार बार आप याद करेंगे इन जो क्षेत्र हैं उनको, तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्षेत्र से संबंधित और बोलियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, आपसे पूछा है जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो खड़ी बोली आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। देखिए हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कोरवी, जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, हरियाणवी, जिसे बांगरू कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ी बोली है वो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसमें, पूर्वी हिंदी में। और जो आपकी पूर्वी हिंदी है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका पूर्वी हिंदी, क्योंकि पूर्वी हिंदी से कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं, तो अवधी हुई है, बघेली हुई है और छत्तीसगढ़ी हुई है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अन्य बोलियां कौन सी हैं, अवधी और बघेली, और एक हमने पढ़ा अभी छत्तीसगढ़ी। ओके, अगला है, अगला क्वेश्चन, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरइनी गए कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है कैसे के रउच रचू बिहारे। उक्त गीत किस बोली का है। आपसे पूछा है, ये गीत की जो कड़ियाँ हैं वो दी गई हैं और इसमें पूछा है कि ये किस भाषा का, किस बोली का गीत है, तो ये अवधी बोली का गीत है। देखिए उक्त गीत में अवधी बोली का प्रयोग हुआ है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और ये किसकी बोली है, ये अवधी बोली का गीत है। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। आपसे पूछा है हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, देखिए व्याख्या, हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। देखिए जो अंबिका प्रसाद वाजपेयी हैं, इन्होंने किशोरीदास वाजपेयी के जो ब्रजभाषा का व्याकरण है वो पीछे हमने पढ़ा था अभी, कब का था, सन 1949 का था शायद। तो हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है किसने, अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। किशोरीदास वाजपेयी के जो ब्रजभाषा का व्याकरण है वो हिंदी के व्याकरण का व्याकरण कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा था, मैं भी दिखा देती हूँ उसको। ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था ऊपर। देखिए कि जो आपके किशोरीदास वाजपेयी हैं, इनके हैं ब्रजभाषा का व्याकरण 1943 है, और ये राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण है, ये 1949 का है। ठीक है, तो वाजपेयी जी के व्याकरण ग्रंथ हैं ये। तो यही इनके बारे में दिया गया है यहाँ पे क्या, कि जो किशोरीदास वाजपेयी हैं, ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी का जो ब्रजभाषा का व्याकरण है वो सन 1943 वाला
उसको अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने क्या कहा है, व्याकरणों का व्याकरण कहा है। ठीक है, और हिंदी का पाणिनि किसको कहा, कामता प्रसाद गुरुजी को कहा है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। हिंदी का पाणिनि किसको कहा गया, कामता प्रसाद गुरुजी को। और किशोरीदास वाजपेयी का कौन सा ग्रंथ है जिसे व्याकरणों का व्याकरण कहा है, किसने, अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने, तो वो है ब्रज भाषा का व्याकरण सन 1943। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। सरलता से क्लिष्टता की ओर होती है, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। आपसे पूछा है कि भाषा है उसकी प्रमुख प्रकृति क्या होती है, तो भाषा आप सभी को पता है जो भाषा है वो जटिलता से सरलता की ओर जाती है। पहले हम कोई भी भाषा सीखते हैं हमें जटिल लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे हम सीखते रहते हैं तो वो हमें धीरे धीरे सरल लगने लगती है, जिस प्रकार से आपको एक क्लास लगती होगी। देखिए, प्रत्येक भाषा का प्रमुख लक्षण यह है कि भाषा सदैव कठिनता से सरलता एवं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रवाहित होता है। भाषा भावों और विचारों की वाहिका होती है। अपने इसी गुण के कारण उसका निरंतर विस्तार और विकास होता रहता है। अंगिका किस राज्य की बोली है, आपसे पूछा है जो अंगिका है वो किस राज्य की बोली है, तो वो बिहार राज्य की बोली है। देखिए, अंगिका बिहार राज्य की प्रमुख बोली है। बिहार प्रांत के में भागलपुर के निकटवर्ती प्रदेश का नाम अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका आधुनिक नाम चंपारण है, तथा यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम अंगिका है। ठीक है, अंगिका कहाँ की बोली है, बिहार की। बिहार प्रांत के भागलपुर के निकटवर्ती प्रदेश का नाम क्या था, अंग था, और उसकी राजधानी क्या थी, चंपा, जिसके कारण उसका आधुनिक नाम क्या है, चंपारण। लेकिन यहाँ पे बोली जाने वाली बोली कौन सी है, वो है अंगिका। बिहार में बोली जाने वाली अन्य बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। इन चारों बोलियों को एक वर्ग मानकर बिहारी हिंदी का नाम दिया गया। ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य किस अन्य उपभाषा में थी, आपसे पूछा है जो त्रिलोचन शास्त्री की जो कविताएं हैं हिंदी के अतिरिक्त अन्य किस भाषा में थी, किस बोली में थी, तो वो थी आपकी मैथिली में। त्रिलोचन शास्त्री जी किस बोली में रचना करते थे, किस उपभाषा में रचना करते थे, तो वो करते थे मैथिली में। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य उपभाषा मैथिली में भी पाई जाती हैं। इन्हें वासुदेव सिंह के नाम से भी जाना जाता है। त्रिलोचन जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वासुदेव सिंह के नाम से भी जाना जाता है। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि रहे हैं। कौन से, जो प्रगतिशील काव्य आंदोलन है उसके प्रमुख कवि कौन रहे हैं, त्रिलोचन शास्त्री साहब रहे हैं। इनकी प्रमुख कृति है धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन और अमोला। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, आपसे पूछा है कि कौन से विद्वान थे जिन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो वो थे सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीत नहीं आएगा, ये सुनीति कुमार चटर्जी थे। देखिए, सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। रोमन लिपि वर्णनात्मक होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में समझी जाती है। इनके अनुसार क्या है कि सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार क्या है कि रोमन लिपि है वो वर्णनात्मक लिपि है, जिसके कारण क्या है वो सर्वोत्तम लिपि समझी जाती है। जबकि बाय द वे सभी मानते हैं कि देवनागरी लिपि है वो वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक अक्षर के लिए, प्रत्येक वर्ण के लिए प्रत्येक ध्वनि अलग अलग होती है। और जो आपका जो रोमन लिपि है जो कि अंग्रेजी में लिखी जाती है, अंग्रेजी की लिपि है रोमन लिपि, ये एक साइलेंट वर्ड वाली है, क्योंकि एक ही शब्द के लिए अन्य अन्य वर्ड्स, अन्य अन्य जो आपके अक्षर हैं वो लिख दिए जाते हैं। उकार बहुला बोली मानी जाती है। जो उकार बहुला बोली है वो कौन सी बोली मानी जाती है, तो वो है आपकी छत्तीसगढ़ी। कौन सी है, छत्तीसगढ़ी। देखिए, उकार बहुला बोली है वो छत्तीसगढ़ी बोली मानी जाती है। अवधी बघेली उदासीन आकार बहुला है, जबकि भोजपुरी आपकी इकार बहुला है। पाली भाषा का समय सीमा क्या है, तो देखिए पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों है आपकी। पाली है वो
500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, और फिर पाली है वो आपकी प्रथम शताब्दी से लेकर आपकी कौन सी आएगी, देखिए पाली आपकी आएगी 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये देखिए बी ऑप्शन है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। फिर प्रथम शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक यहाँ पे आएगी आपकी प्राकृत, कौन सी आएगी, प्राकृत। और जो आपकी 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक आएगी आपकी अपभ्रंश, और 1000 ईस्वी से लेकर अब तक आएगी आपकी हिंदी। ठीक है, देखिए पाली भाषा का समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। भारत की आर्य भाषा के काल को सामान्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसको 2 भागों में बांटा जाता है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, जो कि ईस्वी पूर्व 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक है। उसके बाद में मध्यकालीन जो आर्य भाषा है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है, जिसमें पाली आपकी आती है 500 ईस्वी पूर्व से 1 शताब्दी तक। फिर आपकी आती है प्राकृत जो 1 से लेकर 500 ईस्वी तक है। उसके बाद में अपभ्रंश जो 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक है। हिंदी जो आधुनिक आर्य भाषा है वो 1000 ईस्वी से अब तक है। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल क्या है, 1000 ईस्वी से अब तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भाषाओं में विकसित हुई है। पाली जो हमने बता दिया आपको 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, प्राकृत जो प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पे पाली है उसको प्रथम प्राकृत कहा जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें सिरो रेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है, जी नहीं, ये गलत है। तो आपका पूछा है देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो डी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? डी ऑप्शन। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देखिए, देवनागरी की विशेषता के संबंध में प्रस्तुत कथन विकास की दृष्टि से लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है, ये कथन आपका गलत है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है, जैसे अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है तथा पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। प्राचीन भारत की 2 लिपियां थी, एक ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। ब्राह्मी से कुटिल, गुप्त, इस प्रकार से होते हुए नागरी और फिर देवनागरी, इस प्रकार से लिपि का विकास हुआ है। सबसे पहले ब्राह्मी, ब्राह्मी से आपकी कुटिल, गुप्त, नागरी और देवनागरी, इस प्रकार से लिपि का विकास हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? आपसे पूछा है जो ओ और औ हैं ये किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये कंठोष्ठ वर्ण हैं। कौन से? कंठ और ओष्ठ, ओठ से बोले जाते हैं। देखिए ओ औ कंठोष्ठ वर्ण है। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ में ए आ आएगा, तालव्य में ई आएगा, ओष्ठ में उ आएगा, और कंठ और तालव ए और आई आएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, शोर से, अपभ्रंश से और प्राकृत से। आपसे पूछा है जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति शोर से, अपभ्रंश से हुई है। आपसे ये पूछा है कि हिंदी भाषा का विकास ने पूछा है, उत्पत्ति पूछी है, तो आप बताएंगे शोर से, अपभ्रंश से। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ तो वो संस्कृत भाषा आएगा। देखिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति शोर से, अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश दिए गए हैं यहाँ पे उपभाषा है और यहाँ पे बोली है। शोर से, अपभ्रंश से विकसित हुई है कौन सी? पश्चिमी हिंदी। और आपकी जो पश्चिमी हिंदी है उससे कौन कौन सी बोलियां हुई हैं? तो वो हैं खड़ी बोली जिसे कोरवी कहा जाता है, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसे बांगरू कहा जाता है, बुंदेली और कन्नौजी, ये आती हैं आपकी पश्चिमी हिंदी में। फिर उसके बाद में आपकी राजस्थानी हिंदी।
राजस्थानी हिंदी में कौन सी आती है आपकी? पश्चिमी हिंदी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी हिंदी जिसे जयपुरी कहते हैं, उत्तरी हिंदी जिसे मेवाती कहते हैं और दक्षिणी हिंदी जिसे मालवी कहा जाता है। ठीक है, क्या है? पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी निकली है और आपकी पश्चिमी हिंदी निकली है। उसके बाद में निकली है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में क्या है? कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। और फिर निकली है गुजराती हिंदी। अगला है देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा है जो देवनागरी लिपि है उसमें स्वर जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी है 11। देखिए, हिंदी देवनागरी लिपि में वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं। हिंदी स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। 4 इसमें संयुक्त व्यंजन है, 2 अयोग्य वाय हैं और 2 हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, लेकिन बुंदेली नहीं है। बुंदेली ग्वालियर झांसी वहाँ की है और ये जो बुंदेली है ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? कोरवी, बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, खड़ी बोली जिसे कोरवी कहा जाता है, बुंदेली ब्रज भाषा और एक और है आपकी बुंदेली ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। ओके, देखिए, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी है वो दक्षिणी राजस्थानी तथा जयपुरी पूर्वी राजस्थानी सोरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। जबकि बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली जिसे कोरवी कहा जाता है, ब्रज भाषा और हरियाणवी जिसे बांगरू कहा जाता है आदि सोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोलियां हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो स्थानीय भाषा होती है उसको बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोली। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे अवधी, ब्रज भाषा, मगही, बुंदेली आदि। भारतीय राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा द्वारा सरकार और सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है जो सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी कहा जाता है, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती कहा जाता है और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहा जाता है। पहाड़ी हिंदी में आती है आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा भी आती है, कन्नौजी आती है, अवधी नहीं आती। आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अवधी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी में अंतर्गत खड़ी बोली, कोरवी, हरियाणवी जिसे बांगरू, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती हैं। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है? संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर और सुनकर। जो लिखित भाषा के विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो लिखित जो भाषा के विचार होते हैं वो लिखकर ही आपके प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, लिखित भाषा के विचारों को लिखकर व्यक्त किए जाते हैं। एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसको समझता है। लिखित भाषा के उदाहरण हैं पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डोगरी नहीं है। डोगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। मालवी किस उपभाषा की बोली आती है? तो मालवी आपकी पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी। तो देखिए, राजस्थानी में आती है आपकी मालवी। मालवी दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ठीक है,
राजस्थानी में आपकी मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी 4 उपबोलियां आती हैं, बोलियां आती हैं। देखिए, मालवी राजस्थानी उपभाषा की बोली है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, मालवी और मेवाती। मालवी बोली इंदौर, देवास, रतलाम आदि जिलों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? आपसे पूछा है, तो ये देखिए यहाँ पे बोली जाती है आपकी खड़ी बोली। किसके क्षेत्र में? देखिए, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग में और सहारनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे बोली जाती है आपकी खड़ी बोली। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका बोली क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि हैं। गढ़वाली बोली शोरसेनी अपभ्रंश की पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तराकाशी है। बांगरू हरियाणवी बोली है, शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र हरियाणा राज्य है। छत्तीसगढ़ी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश की बोली है, जो पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली आती है, जिसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ आता है। हर एक चीज की व्याख्या दी गई यहाँ पे। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो देखिए, जो बिहारी हिंदी है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, देखिए, बिहारी हिंदी का विकास मागधी प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 प्रकार की बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, जबकि शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का और पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लैंदा भाषाओं का विकास हुआ है। ओके, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 और 5। आपसे पूछा है जो हिंदी है उसकी उपभाषाएं कितनी हैं? 2 हैं, 3 हैं। आपके आएंगी यहाँ पे 5। देखिए, हिंदी की 5 उपभाषाएं। इन उपभाषाओं की बोलियां इस प्रकार से हैं। देखिए, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, वो आप याद रखेंगे। उपभाषा है इसकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती हैं? तो 5 आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 आती हैं आपकी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली। और आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, जो पूर्वी हिंदी है ये अर्ध मागधी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी है ये मागधी अपभ्रंश से, जबकि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और जो पहाड़ी हिंदी है ये आपके शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इन बातों को भी आप याद रखेंगे। दोबारा बता देती हूँ, पश्चिमी हिंदी और आपकी राजस्थानी हिंदी और आपकी जो पहाड़ी हिंदी है ये शोरसेनी अपभ्रंश से, ओके, और आपकी जो पूर्वी हिंदी है ये अर्धमागधी से। देखिए, अर्ध में ऊपर रह आता है ये, और पूर्वी में भी ऊपर रह आता है। इसको तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बिहारी में 3 है और मागधी में भी 3 है, तो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई आपकी बिहारी, और पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी ये तीनों शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुए। ओके, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? आपसे पूछा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो प्रयत्न लाघव है उसका अर्थ क्या है? शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्यता, उच्चारण में की सुविधा। तो आपका आएगा उच्चारण की सुविधा। प्रयत्न जो लाघव है उसका अर्थ है उच्चारण की सुविधा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा से है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व
आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है उसका जब उदय हुआ उससे पहले ही आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो वो था आपका अपभ्रंश। ठीक है, हिंदी से पहले पूछा आपसे आधुनिक आर्य भाषा में कौन सा थी? हिंदी, और हिंदी से पहले थी अपभ्रंश। अपभ्रंश से पहले भी पूछे तो आपको प्राकृत, और प्राकृत से पहले पूछे पाली, और पाली से पहले पूछे तो आपकी संस्कृत। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी, अपभ्रंश। ओके, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय से पहले आर्य भाषा के अपभ्रंश रूप विद्यमान था। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया जो कि निम्नवत है। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, पूरी डिटेल्स दी गई है इसमें काफी बार बार। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो कि 1000 ईस्वी से अब तक है, जिसमें हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे असमिया, मराठी और गुजराती आती हैं। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? आपसे पूछा है जो मुस्लिम जो शासक थे उनके समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो आपकी थी अरबी फारसी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अरबी फारसी थी। उसी प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी थी। ठीक है, जो मुस्लिम शासक आए थे तब न्यायालयों की भाषा कैसी थी? अरबी फारसी, और जब अंग्रेज आए थे उस समय अंग्रेजी थी। ठीक है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? आपसे पूछा गया है जो भारत की संपर्क भाषा है वो कौन सी है? तो आप सभी को पता है ये है हिंदी। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, हिंदी। विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, भारत की संपर्क भाषा पूछे हिंदी, विश्व की संपर्क भाषा पूछे तो आपसे अंग्रेजी है। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं थे? तो जयशंकर प्रसाद जी भाषा वैज्ञानिक नहीं थे, जबकि ये एक अच्छे नाटककार थे, एक कहानीकार थे, कहानीकार नहीं थे, नाटककार थे। इन्होंने काव्य भी लिखे हैं और इनके उपन्यास भी मिलते हैं। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी ये भाषा वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इनकी व्याख्या। जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक महान काव्यकार थे और नाटककार थे, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी ये सभी भाषा वैज्ञानिक थे। भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र व सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण, वाक्य, शब्द और ध्वनि। तो यह आएगा आपका शब्द। ठीक है, देखिए भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र व सार्थक इकाई शब्द होती है। ठीक है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। उच्चारण की दृष्टि से देखें तो आपकी ध्वनि होगी, लेकिन यहाँ पे पूछा सार्थक। क्या पूछा? सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ के सहित हो। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में जो अधिकांश शब्द हैं वो किस भाषा से आए हैं? तो हिंदी के जो अधिकांश शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से आए हैं। किससे? संस्कृत भाषा से आए हैं। हिंदी के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, जिसे हम तत्सम शब्द भी कहते हैं, जबकि फारसी, अंग्रेजी, उर्दू विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो आपकी खड़ी बोली है या ब्रज भाषा है ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और आपकी राजस्थानी हिंदी में आती है आपकी मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और आपकी जयपुरी जिसे डुंडाड़ी कहते हैं। पहाड़ी हिंदी में आती है आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, जबकि पश्चिमी हिंदी में आती है आपकी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कोरवी, कन्नौजी और आपकी बांगरू। ओके, देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई है। देखिए दोबारा से पढ़ लेते, कोई नहीं। खड़ी बोली व ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, कोरवी, बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, जबकि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, डुंडाड़ी कहते हैं जिसे, मेवाती और मालवी बोली आती है, और पहाड़ी में आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आती है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत,
जय जवान जय किसान।